अब बिहार में बागेश्वर बाबा को लाया गया है क्योंकि वो फिर वही जो भाजपा का पुराना खेल है, हिंदू मुसलमान वाली बात करेगा। अब बागेश्वर बाबा को तो देखिए अभी कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन इतने लोग मर गए। आदित्यनाथ का तो कहना है कि ये 30 लोग मरे, लेकिन मेरी सूचना है कि मौनी अमावस्या से 1,500 लोग लापता है। तो 1,500 छोड़ भी दीजिए, 500, 600, 700 लोग तो मारे गए ही हैं। और ये बागेश्वर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं शर्म निरपेक्ष बाबा है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये शर्म निरपेक्ष है। और इसने कहा कि देखिए जो मर गए वो तो समझिए कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गई, है ना? तो उस भगदड़ को भी उस जो भगदड़ हुई, जो एक प्रशासनिक विफलता है, जो आदित्यनाथ के सरकार पर एक कलंक है, बट्टा है, उसको भी वो सही ठहरा रहा है कि भाई ये तो मोक्ष मिल गया। उस पर स्वामी अभी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा भी कि मैं खुद बागेश्वर को धक्का दे देता हूं, इसको भी मैं मोक्ष प्राप्त करवा देता हूं। बिहार का एक खूंखार अपराधी हुलास पांडे, उसको मेरी ही रिपोर्ट पर सीबीआई ने चार्जशीट किया बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। हुलास पांडे ने इसके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की और इस तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, अभी भी नेट पर तस्वीर होगी कि चार्टर्ड प्लेन में बागेश्वर और हुलास पांडे दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। एकदम मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत याद आने लगी है। दोनों जी बगल बगल बैठे हुए हैं और ये बाबा कहता है, जो बाबा जो भी अध्यात्म की बात करे, लेकिन ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा का दलाल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार पहुंचे हुए हैं और वह संत वाणी में क्या बोल रहे हैं यह तो देश को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कटेंगे तो बटेंगे। बाबा बागेश्वर की ख्याति रही है कि वह जाति जनगणना के विरोधी हैं और उन्होंने हिंदू औरतों को राय दिया है कि 3-4 बच्चे पैदा किया करो, 2 राम जी को भी दिया करो। ऐसे में बाबा बागेश्वर क्या असर डालेंगे बिहार के चुनाव पर, किस लिए उनको बुलाया गया है और भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों इतने आपे से बाहर जा रही है बाबा बागेश्वर को लेकर, इन सारी बातों की गहन जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और टिप्पणीकार जो लगातार अपनी बातचीत को चुटीले अंदाज में बिहार की जनता को परिचित कराते रहते हैं, अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार बाबा अजय जी, दर्शकों को भी जी, नमस्कार। चुनावी साल में मोदी जी से पहले बाबा बागेश्वर को क्यों आना पड़ गया बिहार में, ऐसा क्या खेल है? देखिए ऐसा यही खेल है कि नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और अभी जो पूरी राजनीति है देश की, वो समझिए उसका मतलब बिहारी मय हो गई है राजनीति। अब मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो साल में 300 दिन मखाना खाता हूं। अब दुनिया में जो मखाना का उत्पादन है 90% बिहार में ही होता है। तो मोदी जी का भी अचानक मखाना प्रेम जाग गया, है ना? जी अब उसके बिल्कुल। बाद कहेंगे अगली अगली सभा में कि मैं तो साल में 350 दिन लिट्टी चोखा खाता हूं, है ना? फिर बोलेंगे कि मैं तो साल में इतने दिन गोल घर का सपना देखता हूं। अब देखिए जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इस बार जो बजट पेश करने आई तो वो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के, वो मधुबनी की एक कलाकार है श्रीमती दुलारी देवी, उन्होंने वो साड़ी बनाई थी और उसको पहनकर मतलब आ गई हमारी वित्त मंत्री। जी तो ये सब मतलब पूरी राजनीति पर बिहार छाता जा रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में जो चुनाव हुए उसके बाद अगला जो चुनाव है, जो बड़ा चुनाव है, दिल्ली तो तभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली तो समझिए कि आप एक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी कह सकते हैं उसको, एक थोड़ा बड़ा नगर निगम जैसा है। लेकिन बिहार तो पूर्ण राज्य का दर्जा है और हिंदी पट्टी के महत्वपूर्ण राज्यों में है और पूरे देश की दशा और दिशा तय करता है। आज से नहीं, जेपी आंदोलन से, उसके भी पहले चंपारण सत्याग्रह से और उसके भी पहले मतलब हमेशा से तय करता रहा। तो बिहार जी की राजनीति, और देखिए बिहार में क्या भी स्थिति है कि बिहार में भाजपा की स्थिति या जदयू भाजपा की जो मिली-जुली सरकार है उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक तो 15-20 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, वो हो गया उसके पीछे। जनता का गुस्सा है, खासकर युवाओं का गुस्सा है। 2 महीने से दर्शकों को मालूम होगा बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बिहार में बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं, हर 2-4 रोज पर पुल बह रहे हैं इसमें। तो भाजपा में कहीं न कहीं एक घबराहट है और उसी घबराहट का एक आप समझिए कि वो लक्षण है कि जिस तरह से बागेश्वर बाबा को, है ना? जी बागेश्वर बाबा को बिहार में भेजा गया है।
लेकिन देखिए क्या है कि ये मतलब भाजपा का पुराना खेल है। दर्शकों को याद दिला दूं कि जब हरियाणा चुनाव आया था तो बाबा राम रहीम, जो कि दो मामले मतलब दो उम्र कैद काट रहा है रोहतक जेल में। एक तो पत्रकार की उसने हत्या की थी, रामचंद्र छत्रपति की, उसमें उम्र कैद काट रहा है, और 20 साल की सजा काट रहा है दो साध्वियों के साथ मतलब रेप करने के लिए। वैसा जो कुख्यात बाबा है राम रहीम, जो सजा याफ्ता है, उसको पैरोल पर छोड़ दिया गया, जिससे कि वो भाजपा के लिए एक माहौल तैयार कर सके। अपने उसके अनुयायी हैं डेरा सच्चा सौदा के, उसके अनुयायी, तो जी। उसको छोड़ा गया। अब बिहार में बागेश्वर बाबा को लाया गया है क्योंकि वो फिर वही जो भाजपा का पुराना खेल है, हिंदू मुसलमान वाली बात करेगा। अब बागेश्वर बाबा को तो देखिए अभी कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन इतने लोग मर गए। आदित्यनाथ का तो कहना है कि ये 30 लोग मरे, लेकिन मेरी सूचना है कि मौनी अमावस्या से 1,500 लोग लापता है। तो 1,500 छोड़ भी दीजिए, 500 600 700 लोग तो मारे गए ही हैं। और ये बागेश्वर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं शर्म निरपेक्ष बाबा है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये शर्म निरपेक्ष है। और इसने कहा कि देखिए जो मर गए वो तो समझिए कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गई, है ना? तो उस भगदड़ को भी उस जो भगदड़ हुई, जो एक प्रशासनिक विफलता है, जो आदित्यनाथ के सरकार पर एक कलंक है, बट्टा है, उसको भी वो सही ठहरा रहा है कि भाई ये तो मोक्ष मिल गया। उस पर स्वामी अभी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा भी कि मैं खुद बागेश्वर को धक्का दे देता हूं, इसको भी मैं मोक्ष प्राप्त करवा देता हूं। तो ऐसी ऐसी ये उल्टी सीधी बात करता है। और बागेश्वर एक दो साल पहले भी बिहार आया था, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बिहार का एक खूंखार अपराधी है हुलास पांडे, उसको मेरी ही रिपोर्ट पर सीबीआई ने चार्जशीट किया बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। हुलास पांडे ने इसके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की, और इस तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, अभी भी नेट पर तस्वीर होगी, कि चार्टर्ड प्लेन में बागेश्वर और हुलास पांडे दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। एकदम मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत याद आने लगी है। दोनों जी। बगल बगल बैठे हुए हैं। और ये बाबा कहता है, जो बाबा जो भी आध्यात्म की बात करे, लेकिन ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा का दलाल है, और इसके इसके अलावा कुछ नहीं है ना? बाबा और बिहार में बागेश्वर ने पिछले दिनों कहा कि जाति जनगणना इस देश का बंटवारा है जी जी, और वह मानते हैं कि जाति जनगणना से देश में बंटवारा होगा, जातियां बटेंगी। क्या वाकई जाति जनगणना ऐसी चीज है? जबकि बिहार में लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम बड़े देश के नेता, स्टालिन लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। यही तो इन बाबाओं का पाखंड है कि जाति बनाते समय इन लोग को बंटवारे की बात नहीं याद आई, है ना? पूरा हिंदू धर्म को 4 वर्ण में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उनमें जातियों वर्णों को जातियों में बांटा गया, फिर जातियों को उपजातियों में बांटा गया, और पूरा बंटवारा कर दिया गया देश का। तो उस समय इनको जाति और बंटवारा की बात नहीं याद आ रही थी, लेकिन अब जब जातीय जनगणना की बात आई है, तब इनको वो बंटवारे की बात याद आ रही है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है बाबा, इससे क्या बंटवारा नहीं होगा? देश का ऑलरेडी 1947 में बंटवारा हो गया हिंदू मुसलमान के ही नाम पर। उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए, पार्टीशन के दंगों में लाखों लोग बेघर हुए। माना जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा वो विस्थापन था लोगों का। लाखों लोग इधर से उधर, उधर से इधर आए। कितने लोग, मतलब वो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी हिंदुस्तान का विभाजन। तो वो बाबा को नहीं दिखता है जो अभी हिंदू मुसलमान और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। कायदे से इस बाबा को जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान विरोधी बात कर रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है ना? उसकी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, उसमें ही भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। और उसका स्पष्ट मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये देश का संविधान कहता है, और देश संविधान के मुताबिक चलेगा। देश बागेश्वर बाबा की पर्ची से नहीं चलेगा। मोटी बात है कि देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा, बागेश्वर की पर्ची से नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल मतलब संविधान विरोधी होने के लिए इसको मतलब जेल में होना चाहिए। तो जी। जो भाजपा ने एक खतरनाक खेल खेला है। लेकिन देखिए, एक बात मैं ये भी कहता हूं कि बाबाओं, ऐसा नहीं है कि बाबाओं के कहने पर भी पब्लिक इधर से उधर चली जाएगी। लोग जानते हैं, एक गांव का आम आदमी भी जानता है। एक गांव वाला मुझे कह रहा था कि देखिए बाबा से बच के रहना चाहिए, साधुओं से। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था, तो साधु साधु बन के ही आया था।
तो एक अनपढ़ ग्रामीण जो है इस देश का, जो अंगूठा छाप ग्रामीण है, उसको भी रामायण का किस्सा मालूम है कि सीता का हरण करने के लिए रावण बाबा बन के आया था। तो कोई बाबाओं का रेपुटेशन कोई ऐसा नहीं है कि बाबा बोल देंगे तो जनता सर झुका लेगी। एक आसाराम बापू उम्र कैद काट रहे हैं, सारा अध्यात्म पेट में चला गया है। तो यदि बागेश्वर बाबा यहाँ आता है और इस तरह से बात करता है, जिसको मैं मतलब जनेऊ जिहाद कहते हैं, मतलब जनेऊ जिहाद कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र की ओट में आप ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करें। तो ये जो बागेश्वर बाबा जनेऊ जिहाद का एजेंडा लेके बिहार आया है, तो ये बिहार की धरती तो क्रांति की धरती रही है। यहाँ तो ये मतलब बाबाओं का बोरिया बिस्तर बंधवा देगी। जी। जी। अब एक बात समझना है जिस पर कि आप बात पहले भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार 11 साल से बिहार में चल रही है। बिहार की अपनी सरकार 2 दशक से ज्यादा से कायम है। क्या उन जी। सरकारों के किए हुए काम, उनका विकास, उनकी प्रगति इतने कमजोर हैं कि बाबाओं के द्वारा सत्संग से सियासत का रास्ता तय किया जा रहा है? नहीं है ही। यदि आपने कुछ किया होता, ठोस किया होता, देखिए मैं बता दूं संक्षेप में, जी। बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। पूरा जो ये मतलब आप नीतीश कुमार का कार्यकाल है, वो उसमें पूरा जात-पात का नंगा नाच हुआ है, बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की गई है ना? भ्रष्टाचार ऐसा रहा है कि हर 1-2 रोज पर कोई ना कोई पुल जो है वो नदी में बह जाता है ना? और जी। देखिए मतलब युवा वर्ग की ये हालत है, बीपीएससी की बात किसी से छिपी नहीं है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है, वो बिहार लीक सेवा आयोग बन गया है ना? बार-बार पेपर लीक होता है। 2 महीने से बच्चे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पूरे बिहार पर देखिए माफिया माफिया राज हावी हो गया है। अभी 10 दिन पहले जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो पर्यटन मंत्री बनाया गया है राजू सिंह भाजपा कोटे से ही है, वरिष्ठ राम भक्त है। इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला को गोली से उड़ा दिया था। और हम्म। आज वो भाजपा कोटे से बिहार का पर्यटन मंत्री बना हुआ है। मतलब ये भी एक मजाक देखिए कि पर्यटकों से कहा जा रहा है कि भाई एक खूनी बन गया है पर्यटन मंत्री, अब अपने अपनी जान की रक्षा आप स्वयं कीजिए, है ना? तो ये इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। और कहीं न कहीं इन लोगों में एक डर, और नीतीश कुमार का तो मानसिक स्वास्थ्य इतनी तेजी से बिगड़ता जा रहा है कि कब किसका पैर पकड़ लें और किसका चरणामृत पी लें और किसकी चरण धूलि ग्रहण करने लगे, खुद उनको नहीं पता है। तो ये सब डर के तो अंत में जो कहते हैं कि एक डूबते को तिनके का सहारा है, कि चलो फिर हम लोग बाबाओं के पास चलते हैं, तो बाबा बागेश्वर को लाया जा रहा है। जी। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार की सियासत में सत्संग का जो रोल है वो बाबा बागेश्वर के जरिए आया है। बाबा बागेश्वर की ख्याति जाति जनगणना विरोधी है। स्त्रियों के मामले में वो कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, और उधर नारा देते हैं कटेंगे तो बटेंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार क्या वाकई पहले से ही हार मान चुकी है और उसके नेता इस काबिल नहीं है, उनके पास वह एजेंडा नहीं है कि उसको लेकर जनता में जाएं। इसलिए पहले वह बाबाओं के रास्ते सियासत का एक ऐसा जाल बिछाना चाहते हैं जिसके जरिए वह उस जमीन पर पैर रख सकें, और वह है कटेंगे तो बटेंगे। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को फिर से एक बार, जैसे उसने झारखंड में कटेंगे तो बटेंगे का नारा लाया था, हालांकि हार का मुंह देखा, उसी तरह से फिर से एक बार कटेंगे तो बटेंगे के नारे के साथ आ गई है। हालांकि राजेश राठौड़ जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है संत को सत्संग करना चाहिए, सनातन के प्रचार में लगना चाहिए, सियासत से दूर होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरी बाबा बागेश्वर की यात्रा, सत्संग, उनका चमत्कार दर्शन, यह सब कुछ 2 मार्च तक चलने वाला है। वह एक लॉन्च पैड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां से वह सियासत की बिहार में शुरुआत कर सके और नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए कटेंगे तो बटेंगे को केंद्रीय नारा, मुख्य नारा बना सके। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।